अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 दिया था, उसमें हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन की थी। आज हम उन पे कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs नंबर 1, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है? तो आंसर है नहीं, एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। नीदर एक्सेलरेशन नॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ना वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नहीं गलत है, तो इसको आगे पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बी है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये बिल्कुल सही है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी, ये सही है, तो ये ऑप्शन ठीक है, यही हम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब मीन से एक्सट्रीम जाएगी तो क्या होगा? इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, सही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी सही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, यस, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाएगी ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, इसीलिए सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड देन इट्स। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो क्या होगा? इट्स पीरियड बिकम्स डबल। तो मैंने टाइम पीरियड बताया था, मैंने कहा था टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड पे। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं आपको एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सही है, इट्स ए पीरियड बिकम्स, सॉरी ये ऑप्शन गलत है, यानी पीरियड सेम रहेगा और ये यहाँ पे कह रहा है डबल है। इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ये सही है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी उसकी टोटल एनर्जी 1/2 के x0² होती है। अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया है तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डबल करने से टोटल एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, ये गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ए देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी या ट्रेवल्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 साइकिल। अच्छा, आप देखें, सपोज करें ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये दूसरी एक्सट्रीम है। अगर बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो कितना डिस्टेंस करेगी? देखें, पहले मीन से एक्सट्रीम जाएगी तो ए करेगी, फिर एक्सट्रीम से मीन जाएगी तो दूसरा ए, फिर मीन से एक्सट्रीम तीसरा ए, फिर एक्सट्रीम से मीन चौथा ए। इसका मतलब है बॉडी 4A डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम 1 जाने तक ए, फिर एक्सट्रीम 1 से एम तक जाने के लिए 2A, ये हुई आधी साइकिल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा ए हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा ए हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा ए हुआ, यानी 4A डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड t फाइंड द टाइम टेकन बाय इट फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो आपको टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा, और वो लगेगा 1/12
टी लगेगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि सिंपल हार्मोनिक मोशन साइनोसाइडल वेव से दिया जाता है। द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन देन इट्स। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे। जनरल इक्वेशन ये थी 2 पाई एफ टी, और आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 3 साइन 1000 पाई टी। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड तो आपका निकल आया 3, यानी ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको कंपेयर करवाएंगे 2 पाई एफ टी और यहाँ पे है 1000 पाई टी। पाई पाई से कैंसिल, टी टी से कैंसिल, एफ होगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 500। तो 500 एक इसमें है और एक इसमें, तो ये गलत हो गया। अब ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड यू नो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.002 आएगा। इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 0.01 kilogram mass is attached to the spring and placed on horizontal frictionless surface. If 8 Newton force is applied and produces a displacement of 2 centimeter and release, find the period of oscillation. तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 पाई एम अपान के, और यहाँ एम आपको गिवन है पर के आपको गिवन नहीं है। के आप हुक्स लॉ से फाइंड करेंगे, के इज इक्वल टू एफ अपान एक्स नॉट। फोर्स कितना अप्लाई किया हुआ है 8, डिस्प्लेसमेंट कितना लेकर आए हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02, 800 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 400। के का वैल्यू मिल गया है। अब जब के का वैल्यू मिल गया है तो अब आप पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई और m की जगह 0.01 और इसकी जगह 400। अब 2 पाई का वैल्यू 3.14 है, 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1 निकलेगा और 400 का 20 निकलेगा। ये 1 होगा, ये 10 होगा, ये इससे फर्दर डिवाइड करेगा तो 0.0314 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, सी इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये है अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड विद द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपके पास है 2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपने कहा, आप कहेंगे कि सर आपने कोई टाइम पीरियड और वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए डिमांड क्या है, आपको m अपान के चाहिए रूट में। अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन देखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन थी अंडर रूट के अपान एम एक्स नॉट। ये चीज़ मिली हुई है, ये मिली हुई है, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 100, के अपान एम का वैल्यू हमें चाहिए एक्स नॉट, 2 सेंटीमीटर मीन 0.02। ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा 0.02, सही है। अब हमें चाहिए वैल्यू इसका के अपान एम का। तो आप देखेंगे ये ऊपर 2 जीरोज हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट होगा 500, ठीक है। तो 500 वैल्यू आया अंडर रूट के अपान एम का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो m अपान के स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा 1 अपान स्क्वायर रूट 5000, ठीक है।
अब हम इसको फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी सारी इसको स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सा वैल्यू रखेंगे हम, क्योंकि हमें इसका वैल्यू मिल गया है। तो 2 पाई और ये है हमारे पास 5000, 1/5000। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट होगा 2 पाई/5000 सेकेंड्स। यहाँ पे 2 ज़ीरो दे दें, कहाँ पे 2 ज़ीरो देने चाहिए, यहाँ पे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी यहाँ से पहले हमने m/k का वैल्यू फाइंड किया है, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, A body is performing a simple harmonic motion with the maximum acceleration of 2 meter per second square and maximum velocity of 10 meter per second. Find its amplitude. Quite simple. कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ देखें, इस न्यूमेरिकल में आपको दिया जा रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एम्पलीट्यूड। मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, रिलेशन बताया था कि A मैक्सिमम इज इक्वल टू V मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट। तो x नॉट बराबर हो जाएगा V मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय A मैक्स। तो V मैक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका रिजल्ट होगा 50। इसका रिजल्ट होगा 50 मीटर्स x। तो ये थोड़े से ऑप्शन सेट कर दें, ठीक है। एक ऑप्शन को 50 मीटर कर दें, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन where kinetic energy and potential energy becomes numerically equal। तो कल मैंने बताया था वो पॉइंट होती है 0.70 x नॉट, और x नॉट हम कहते हैं एम्पलीट्यूड को। अगर आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड 100 रखेंगे तो ये 70.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करूँगा। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, अ मास इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल इफ 100 जूल। 100 जूल हम वर्क कर रहे हैं, जबकि हम इसको कितना स्ट्रेच कर रहे हैं। सपोज करो ये इसकी मीन पोजीशन है और हमने इसको स्ट्रेच किया है 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर फर्दर स्ट्रेच करें तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखें, जब हमने 100 जूल वर्क किया तो हमने इसमें स्ट्रेच लेके आए हैं 2 सेंटीमीटर। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करें। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे, इसका मतलब है टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 3 सेंटीमीटर के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क मींस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना हम वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी थी, जितना हमने वर्क किया था 100 जूल, और हमने इसमें स्ट्रेच कितना लाए थे 2 सेंटीमीटर। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जबकि अब हम इसमें स्ट्रेच ला रहे हैं 3 सेंटीमीटर का। सो बाय द वे 100 मल्टीप्लाइड बाय 9, 4 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2, तो ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 पोटेंशियल एनर्जी 2। तो इसका मतलब है अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 225 जूल। हमें ये फाइंड करना था
कि हमने जब हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे तो वर्क कितना होगा। अब देखें, थोड़ा सा समझें। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लें, सपोज करें अगर आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेकर यानी जामशोरों से लेकर, ठीक है, जामशोरों से ठीक है लेकर नूरियाबाद तक, या आप ऐसे समझें, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमारा खर्चा हो रहा है 50 जूल का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा खर्चा हो रहा है 150 जूल का, तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 से लेकर 3 तक कितना खर्चा होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप करेंगे 150 माइनस, ठीक है, 50 करेंगे। इस तरीके से जब हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो वर्क हमें कितना करना पड़ा? 100 जूल। पर जब हम 3 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ा? तो हमें वर्क करना पड़ा 225। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर फर्दर स्ट्रेच करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमें वर्क करना पड़ेगा 125 सेंटीमीटर, 125 जूल। तो इसका ऑप्शन होगा ई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, तो कुछ और भी एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, आप ये 2 क्वेश्चन देख लें जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये पास पेपर में भी आया है। 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस 0.5 kg and 1 kg are hanged with 2 springs and produces the extension of 5 cm and 10 cm respectively. Find the ratio of their periods. देखें, अगर जैसे आपने टाइम पीरियड आपने पढ़ा था, टाइम पीरियड का फार्मूला था m/k। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इन दोनों स्प्रिंग का K सेम है। वो आपको पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा मास और एक्सटेंशन के हिसाब से। ये देखें 0.5 kg, ये मास कम था तो देखें एक्सटेंशन भी कम है। मास देखें 1 किलोग्राम है तो एक्सटेंशन इसके डबल है, यानी इन 2 मासेस का जो रेशो है वो 1:2 है और एक्सटेंशन का रेशो भी 1:2 है। इसका मतलब है दोनों स्प्रिंग का K जो है वो सेम है। अगर 2 स्प्रिंग का K सेम होगा तो टाइम पीरियड का जो रेशो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा मासेस से, स्क्वायर रूट ऑफ मासेस से। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं, एक का मास है 0.5, दूसरे का मास है 1। 0.5 को हम और क्या कह सकते हैं? 0.5 को अगर हम यहाँ से डेसिमल कैंसिल करेंगे, 0 देंगे, तो ये 1/2 होगा, यानी 1/√2 होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ 16 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड ऑफ 2 सेकंड। इफ सम एडिशनल मास इज अटैच्ड टू इट्स एंड इट्स पीरियड बिकम्स, ठीक है। अगर हमने इसके साथ इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, इफ सम एडिशनल मास इज अटैच्ड टू इट एंड पीरियड बिकम्स, पीरियड बिकम्स 2.5 सेकंड, ठीक है। और आपसे पूछना क्या चाहता है? पूछना चाहता है आपसे फाइंड द एडिशनल मास। ऑप्शन है 25 kg, 9 kg, 16 kg, 4 kg। अब ये देखें कॉन्सेप्चुअल है। अब आपको पता है हम यही रिलेशन यूज करेंगे, T1/T2। पहले मास था m1 और अब मास क्या है? m1 प्लस डेल्टा m, यानी हमने दूसरा मास उसके ऊपर ऐड किया है। तो पहले टाइम पीरियड था 2 और अब टाइम पीरियड है 2.5। पहले मास रखा था 16 और अब हमने रखा है 16 प्लस डेल्टा m, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये डेसिमल कैंसिल होगी, 0 ऊपर जाएगा,
तो 5 का टेबल इस पे 4 टाइम, इस पे 5 टाइम। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 16/25 होगा और ये 16 प्लस डेल्टा एम होगा। 16 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है डेल्टा एम बराबर होगा 25 माइनस 16, यानी इसका मतलब है हमने 9 किलोग्राम मास एडिशनल उसमें ऐड किया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अच्छा, अब ये कुछ इतने MCQs मैंने लिखे हैं, देख लें। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने बताया था ये रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन है द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इज नोन एज, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। द सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड, हम उसको वेव पल्स कहते हैं। द वेव मोशन इज द फंक्शन ऑफ, तो वेव जो मोशन है वो दोनों का फंक्शन है। द शेप ऑफ वेव पल्स, अगर आपको शेप चाहिए तो आप टाइम को फ्रीज कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द पॉइंट इन ट्रेवलिंग वेव विच इज अबव द मीन पोजिशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो हम उसको क्रेस्ट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव ट्रफ एंड क्रेस्ट, क्रेस्ट और क्रेस्ट की बात होगी तो लेमडा, क्रेस्ट और ट्रफ की बात होगी तो हाफ ऑफ लेमडा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं स्पीड। द स्पीड ऑफ वेव इज डबल्ड, अगर हमने स्पीड को डबल कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव की स्पीड दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी। अगर आपने स्पीड डबल कर ली है तो स्पीड डबल करने से फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका सी ऑप्शन होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वेव की जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है और वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो स्पीड डबल हुई होगी ये मीडियम चेंज करने की वजह से हुई होगी, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज एंड स्पीड इन मीडियम इज 400 मीटर पर सेकंड। वी नो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, देन लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। स्पीड हमें दी जा रही है 400, फ्रीक्वेंसी दी जा रही है 100, तो ये होगा 4 मीटर, इसका ऑप्शन ए होगा। इसके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर इन फेज, कौन से पार्टिकल फेज में होंगे, तो जो पार्टिकल क्रेस्ट पे होंगे या दो पार्टिकल ट्रफ पे होंगे वो फेज में होंगे। ये देखें, ये पार्टिकल कहाँ पे है, क्रेस्ट पे, ये पार्टिकल कहाँ पे, क्रेस्ट पे, तो P एंड S फेज में है। ये पार्टिकल ट्रफ पे है, ये पार्टिकल भी ट्रफ पे है, तो ये भी फेज में है, तो इसका ऑप्शन होगा E, यानी P एंड S, X एंड Y। अ ट्रेवलिंग वेव इज एक्सप्रेस एज, ट्रेवलिंग वेव की एक्सप्रेशन दी जा रही है। देन स्पीड, अच्छा आप देखें ये ट्रेवलिंग वेव का जनरल फॉर्म ये था जो आपने पढ़ा था, 2 पाई लेमडा इंटू टी एक्स माइनस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ये फार्मूला था जो थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया था। अब देखें इसकी जगह ये आ गया है, यानी हम लिखेंगे 2 पाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू 100 पाई एक्स, एक्स के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल। अगर हम यहाँ से लेमडा फाइंड करें तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.02 मीटर। इस तरीके से ये वाला कंपेयर करवा के यहाँ पे 1000 पाई टी है, यहाँ पे 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी है, टी से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, तो t बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय 1000, यानी ये होगा 0.002 सेकेंड्स। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली है 0.02,
0.002, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी स्पीड होगी। उसके बाद क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन ट्रेवलिंग वेव इज λ/4, देन फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तो मैंने बताया था डेल्टा x इज इक्वल टू फाई मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π। अब आपको ये चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, λ/4 2π, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 2π/4, तो ये 1/2π होगा, यानी π/2। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखें अगर आप थोड़े से ट्रिकी हैं ना तो बहुत आसान है। पाई का मतलब होता है 2π, पाई को जब हम फेज में कन्वर्ट, लैम्डा को जब हम फेज में कन्वर्ट करेंगे ना 2π होगा डिवाइडेड बाय 4, तो π/2 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा नोट करें, तो अब हमारे 2 MCQs रहते हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आप ये देखें, इन ट्रेवलिंग वेव व्हेन t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज +a, यानी एम्पलीट्यूड। फाइंड द टाइम व्हेन its displacement is -a if the wavelength of wave is 100 meter and its speed is 100 meter per second। सबसे पहले आप वेवलेंथ फाइंड करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसका टाइम पीरियड फाइंड करें। तो आपको पता है v इज इक्वल टू λ/t है, तो t इज इक्वल टू λ/v होगा। तो लैम्डा कितना है इसका, तो लैम्डा इसका 100 है, वेलोसिटी इसकी 10 है, यानी इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है। अब कॉमन सेंस यूज़ होगा, देखें अगर आप इस वेव को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें, यह पार्टिकल अभी +a पर था जब t इज इक्वल टू 0 था, तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब है इसको आधी साइकिल हुई है, और आधी साइकिल के लिए जो टाइम चाहिए वो 1/2t होता है। तो टाइम पीरियड आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे 10, तो 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 5 सेकंड्स, ऑप्शन ही नहीं है, ये ले लें 5 सेकंड्स। उसके बाद क्वेश्चन है अ कैप्टन ऑब्जर्व्स डेट 100 waves are crossing at a point in 1 second। number of waves crossing at a point in 1 second, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, जो 2 डिस्टेंस होता है क्रेस्ट के बीच में, उसको वेवलेंथ कहते हैं 5 मीटर। फाइंड दी स्पीड, तो v इज इक्वल टू λ/f, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, 500 मीटर पर सेकंड, तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो हमने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली MCQs पे, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अदर टाइप्स ऑफ वेव डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये कुछ MCQs मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, कौन सी वेव्स हैं जो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वही वैक्यूम से पास होंगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होंगी वो पास नहीं होंगी। रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये पास होगी, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है तो ये पास नहीं होगी, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये पास होगी। हमें देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास, तो इसका मतलब है साउंड वेव पास नहीं हो सकती, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसफर वेव्स के लिए कौन सी बात करेक्ट है। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाजमी नहीं है कि ट्रांसफर वेव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों। दीज आर मैकेनिकल वेव्स, ये भी लाजमी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, मैकेनिकल भी हो सकती हैं। दीज कैन बी पोलराइज, ये सही है, जो भी ट्रांसफर वेव होगी वो हमेशा पोलराइज हो सकेगी। देखिए सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर वेव्स हैं, पर ये लाजमी नहीं है कि जितने भी ट्रांसफर वेव्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, इसीलिए हम बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है दीज कैन बी पोलराइज। Question: the wave in which particles
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम और ऑसिलेटिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो ये मैंने डिस्कस किया था, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। उसके बाद क्वेश्चन है इन रिपल टैंक डैश आर प्रोड्यूस, रिपल टैंक में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो मैंने बताया था रिपल टैंक में हम वाटर होता है और हम उस वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यानी हम वाटर की रिपल्स यानी वाटर की वेव्स बनाते हैं, सो हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द रिपल टैंक मे बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट डैश ऑफ वेव्स, तो रिपल टैंक्स मैंने बताया था बेसिक वेव के जो फीचर्स होते हैं उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वेव के बेसिक फीचर्स रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, इंटरफेरेंस भी है, डिफ्रैक्शन भी है, तो सारे सही होंगे, इसलिए ई होगा। उसके बाद एमसीक्यू से इन रिपल टैंक ब्राइट लाइन शोज डैश बिकॉज इट एक्ट्स एज डैश, तो मैंने बताया था ब्राइट लाइन जो है वो एक किस्म का क्रस्ट होता है, और क्रस्ट इसलिए ब्राइट लाइन बनता है क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस नहीं बल्कि कन्वर्जिंग लेंस एक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम एक छोटी सी टॉपिक करते हैं और इसको कहते हैं एनर्जी इन वेव, एनर्जी इन वेव या पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। यू ऑल नो कि हमारे पास जो वेव होती है, वेव इज़ नथिंग बट इट इज़ द कैरियर ऑफ एनर्जी। जब भी कोई ट्रेवलिंग वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो अपने आप में एनर्जी कैरी करती है। जैसे सन की लाइट है यहाँ तक आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो अपने साथ एनर्जी को कैरी कर रही है। सो ऑल वेव्स carries the all waves carries the energy, so all traveling wave carries energy from one place to another place। जैसे अगर आप वेव का शेप देखेंगे तो वेव कुछ इस तरीके से, ट्रैवलिंग वेव कुछ ऐसे होती है। जो पार्टिकल यहाँ पे होता है, सपोज करें ये P है, एक पार्टिकल यहाँ Q है, एक पार्टिकल यहाँ सपोज करें कि J है और एक पार्टिकल यहाँ पे K है। देखें आपको पता है कि ट्रैवलिंग वेव जो होती है उसमें मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन करते हैं। फर्ज करें एक पार्टिकल P पे है, तो जो P पे पार्टिकल है इस पार्टिकल के पास सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी क्योंकि ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इस तरीके से जो पार्टिकल K पे है और जो पार्टिकल P पे है, इन दोनों के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर जो पार्टिकल आप J पे देखेंगे, ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, तो इस पार्टिकल के पास जो सारी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। इस तरीके से ये जो पार्टिकल Q पे आप देख रहे हैं ये मीन और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में है, यानी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पर जब हम बात करते हैं कि पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, तो इसका मतलब होता है द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। और जो वेव पावर ट्रांसमिट करती है उसकी एक्सप्रेशन है 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पावर ट्रांसमिटेड की इक्वेशन है। इसका मतलब है पावर ट्रांसमिटेड बाय जो वेव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। इस तरीके से पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसको हम कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और इस तरीके से इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। सो अगर आप किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड डबल करोगे उसमें एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब टाइड्स क्रिएट होती हैं तो एक वेव होती है जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, वो इतनी डेंजरस नहीं होती है, पर एक वेव होती है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है।
तो एनर्जी जो वेव की होगी वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी और वो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी। जैसे हमारे पास एक सपोज करें एक हमारे पास इंफ्रासोनिक है या इंफ्रा रेड लाइट है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट है। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड हम सेम रखते हैं तो हम कहते हैं इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो जब भी आप एनर्जी को एनालिसिस करेंगे तो आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि इसके पास एम्पलीट्यूड कितना है और इसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है ताकि आप लोग उसको कवर कर सकें। मैंने चैप्टर 6 की टेस्टें दे दी हैं, वो अपलोड हो गई हैं, आप उस चैप्टर 6 को सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर 7 की टेस्ट आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप कुछ MCQs कर लेते हैं। 2 waves having amplitude 3 and 4 units respectively traveling in same medium in same direction, if phase difference between waves is 90 degree, find the amplitude of resultant wave। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2y1 y2 cos phi। अगर आप 90 डिग्री रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा अब 1 का स्क्वायर करेंगे 9, सेकंड का स्क्वायर करेंगे 16, 25 होगा, इसका रूट 5 होगा। इसको आप ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप वेक्टर्स की सॉल्यूशन करते थे, तो ऐसे भी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 2 waves having same frequency traveling in same medium in opposite direction produce। तो जब 2 waves की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 2 waves meets डिस्ट्रक्टिवली एट अ पॉइंट इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स इज। तो मैंने बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो वेव्स हैं वो आउट ऑफ फेज होनी चाहिए। आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई, 7 पाई, यानी 8 मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम डिस्कस अच्छा, आप ये कुछ MCQs हैं। सो MCQs नंबर 1, द पॉइंट इन स्टैंडिंग वेव वेयर एम्पलीट्यूड इज 0। तो उस पॉइंट को आपको पता है हम नोड कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंज्यूगेटिव एंटी नोड्स। जैसे देखें जितना डिस्टेंस 2 कंज्यूगेटिव नोड्स के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस 2 कंज्यूगेटिव एंटी नोड्स के बीच में भी होगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे λ/2। अच्छा, अगर आपसे पूछें डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड तो वो λ/4 होगा। पर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंज्यूगेटिव एंटी नोड्स पूछ रहे हैं तो λ/2, या डिस्टेंस बिटवीन 2 कंज्यूगेटिव नोड्स पूछ रहे हैं फिर भी λ/2 होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल पार्टिकल्स आर इन फेज। तो ये मैंने बताया था कि स्टैंडिंग वेव में सारे पार्टिकल फेज में होते हैं क्योंकि स्ट्रिंग या तो ऊपर जा रही होती है या तो नीचे आ रही होती है। ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। तो ये गलत है, हर एक पार्टिकल के पास सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा। ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो ये सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कितने मोड्स की सिंपल स्टैंडिंग वेव्स बना सकते हैं, यानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हार्मोनिक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही है। फिर इंशाल्लाह कल कोई दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
ends and bulked from 1/6 from the one end and release. Standing wave is produced. Find the number of notes. देखिए अगर आप 1-2 से करेंगे तो ये फर्स्ट हार्मोनिक होगा, 1-4 से करेंगे तो सेकंड, 1-6 से करेंगे तो ये थर्ड। अगर थर्ड हार्मोनिक है, मैंने बताया था हार्मोनिक्स जितने होंगे उससे एक नंबर ज़्यादा जो होंगे वो नोट्स होंगे। तो थर्ड हार्मोनिक है, इसका मतलब है इसमें 4 नोड होंगे। A 10 centimeter long string is tied between two ends. If it oscillate with 4 antinodes, find the wavelength. ठीक है, कितने एंटीनोड के साथ वाइब्रेशन कर रही है? 4 एंटीनोड के साथ। जितने एंटीनोड्स होंगे उतने ही हार्मोनिक्स होंगे और हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? वेवलेंथ का जनरल फार्मूला है 2L डिवाइडेड बाय n, और जितने एंटीनोड्स होंगे उतने हार्मोनिक्स होंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, ये 1, ये 2, ये 1, ये 5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, A 20 centimeter long string is tied between two ends and vibrate in 4 loops. Find the position of third node. थर्ड नोड की पोजीशन चाहिए, तो थर्ड नोड की पोजीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने बताया था n-1 L डिवाइडेड बाय n। तो थर्ड नोड की बात हो रही है, तो 3-1 लेंथ है 20 डिवाइडेड बाय n। तो इसमें टोटल लूप्स जो हैं वो 4 हैं, यानी 4 हार्मोनिक हैं, 1 और 5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 10 इसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, A 10 centimeter long string is tied between two ends and it vibrates with 4 loops. If speed of wave is 50 meter per second, find the frequency. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का जनरल फार्मूला है NV/2L। अब ये जो स्ट्रिंग है वो 4 लूप्स में वाइब्रेशन कर रही है, इसका मतलब है हार्मोनिक 4 है। स्पीड हमें 100 दी जा रही है और लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 है। डेसिमल कैंसिल करेंगे, ऊपर 0 आएगा 1 टाइम और 2 टाइम, तो ये 200 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, A string of 12 centimeter long is tied between two ends and vibrate with 4 nodes. Find the wavelength. अगर 4 नोड हैं तो ये फिफ्थ हार्मोनिक, तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा, और वेवलेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है 2L डिवाइडेड बाय n। लेंथ इसकी है 12 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि अगर इसमें 4 नोड हैं तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा। 1 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन डाल दें, और ऑप्शन है ना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से आप इसको देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप ये कुछ MCQs देख लें। द लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव कैन बी वेरीफाइड। तो ट्रांसफर वेव्स के लॉज को वेरीफाई करने के लिए हम सोनोमीटर यूज़ करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्पीड जो होती है साउंड की एयर में वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है, तो ये होगा 3 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज एट 27 सेल्सियस। यानी 27 सेल्सियस पे हम समझते हैं स्पीड v है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है 27 में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो 300 K हो जाएगा। और दूसरी स्पीड क्या होगी, जबकि दूसरी स्पीड डबल होनी चाहिए और हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हमने रेशो पढ़ा था V1/V2 T1/T2। तो यहाँ पे रखेंगे v, यहाँ पे रखेंगे 2v, यहाँ पे रखेंगे 300 K, और यहाँ पे हमें t फाइंड करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये 1/4 होगा, ये 300 K इंटू t होगा, तो t बराबर हो जाएगा 1200 K। पर हमें सारे ऑप्शन हमारे सेल्सियस में हैं, तो सेल्सियस में लाने के लिए 273 माइनस करेंगे
तो ये होगा 927 सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इन विच गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट। तो जो गैस मास में सबसे कम होगी उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, यानी H2। उसके बाद क्वेश्चन है, इस पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे तो लिख लेता हूँ, आइसोथर्मली, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेप्लास द फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टेक प्लेस। तो ये एडियाबेटिकली होते हैं। लेप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो लेप्लास अगर न्यूटन का पूछेंगे तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी, लेप्लास का पूछेंगे तो गामा आएगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 सेल्सियस। 20 सेल्सियस पे साउंड की स्पीड क्या होगी? तो मैंने फार्मूला बताया था 332 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो जब आप इसको करेंगे ये 12 होगा, 12 ऐड करेंगे तो 344 होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड वेव इज चेंज विथ राइज इन टेम्परेचर। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, इस वेलोसिटी आपको पता है अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, इसलिए 2 and 3 यानी डी ऑप्शन होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब ये कुछ MCQs देख लें। When a train is whistling and approaching the observer, the frequency and pitch will be। तो डेफिनेटली ये इंक्रीज होंगे क्योंकि ट्रेन जो है वो करीब हो रही है। The Doppler's effect can be applied on। तो डॉपलर इफेक्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। A train is moving, ये न्यूमेरिकल है। A train is moving with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर towards a stationary listener and emitting a tone of 900 Hz, find the frequency detected by listener। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सोर्स मूव कर रहा है और अप्रोच कर रहा है तो माइनस की साइन होगी, ठीक है। इस केस में V स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने दी है 320 और आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 900। तो 320 ये 300 होगा, ये 900, 1 टाइम और 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है डैश इज यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन वाटर। ये थ्योरी में बताना मैं भूल गया, एक सोनार सिस्टम होता है वाटर के अंदर जो है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सही तरीके से काम नहीं करती है, इसीलिए वहाँ पे हम साउंड वेव्स यूज़ करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं सोनार। सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और सोनार में हम जो है अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। बहरहाल दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन वाटर, दैट इज़ कॉल्ड द सोनार। और दूसरा क्वेश्चन है इन सोनार डैश इज यूज। तो सोनार बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक वेव है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेप्थ ऑफ सी इफ इको इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 0.2 सेकंड, टेक स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1000 मीटर पर सेकंड। डेप्थ फाइंड करनी है तो मैंने फार्मूला बताया था v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। वेलोसिटी आपको दी जा रही है 1000, टाइम दिया जा रहा है 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 होगा, ये 0.1, तो ये 100 मीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, अब ये कुछ MCQs हैं। जैसे MCQs नंबर 1 है, द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्जेशन। नॉर्मल कन्वर्जेशन की इंटेंसिटी मैंने बताई थी 10⁻⁻6 होती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड देन इट्स इंटेंसिटी। अगर आपने एम्पलीट्यूड डबल किया तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो इसलिए हम कहेंगे इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। द SI यूनिट ऑफ लाउडनेस, तो लाउडनेस का SI यूनिट सोन है। 1 सोन इज इक्वल टू डैश एट डैश, तो एक सोन जो है वो 40 dB के बराबर होता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की आपको पता है इंटेंसिटी कितनी है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इंटेंसिटी लेवल निकालेंगे 10 log I अपॉन I नॉट। ठीक है, सो 10 log I की जगह रखेंगे 1 और I नॉट आपको पता है 10⁻⁻12 है। ये जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻+12 का लॉगरिथम 12 आएगा, तो इसका होगा 120 dB, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन है द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय 30 dB देन इट्स इंटेंसिटी। तो मैंने बताया था अगर आप 10 डेसिबल इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, इंटेंसिटी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंटेंसिटी को 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, 10 टाइम्स। अच्छा, 10 dB के लिए 10 टाइम्स, 20 dB के लिए 100 टाइम्स और 30 dB के लिए 1000 टाइम्स, तो इसलिए हम लिखेंगे 1000 टाइम्स। The characteristics of musical sound which enable us to distinguish between grave and shrill sound is called। तो grave और shrill sound का जो differentiation होता है वो हमें pitch से होता है। The sound of sparrow is shrill। sparrow का जो sound होता है वो shrill होता है क्योंकि उसकी pitch high होती है, और grave और lamp का जो sound होता है वो grave होता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी pitch low होती है। तो पहले में आएगा high, दूसरे में आएगा low। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड हैविंग सेम पिच एंड इंटेंसिटी। तो हम इसको कहते हैं क्वालिटी। तो आप ये MCQs नोट करें तो फिर आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बीट। तो जैसे मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया था कि बीट बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स की वजह से बनती हैं, और वो वेव्स उनके पास एम्पलीट्यूड सेम होता है, सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस का एक स्पेशल टाइप है। बीट्स बेसिकली हैं क्या, तो हम कहते हैं इट इज़ अ पीरियोडिक वेरिएशन in the intensity of sound। It is the periodic variation in the intensity of sound due to interference या due to superposition of 2 waves traveling in same medium in same direction। ठीक है, traveling in same medium in same direction but having slightly difference in their frequencies। ठीक है, यानी अगर 2 वेव्स सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी पर उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो बीट्स प्रोड्यूस करेंगी। भाई बीट्स होती क्या हैं, तो बीट्स ऐसा फेनोमेना होता है, आप एक सिंगल साउंड ही सुनेंगे पर अचानक से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और एकदम से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी वहाँ पे 2 वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही होंगी, और जहाँ पे उनकी इंटेंसिटी कम हुई होगी वहाँ पे 2 वेव्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होंगी। यानी इस तरीके का कोई ग्राफ मिलेगा आपको जिसमें आप बिल्कुल पीरियोडिक वेरिएशन देखेंगे साउंड की इंटेंसिटी में, इस तरीके की देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, फिर अचानक से इंक्रीज हुई,
और फिर ये डेंसिटी, फिर ये जो इंटेंसिटी है जो है डिक्रीज होगी और फिर दोबारा इंक्रीज होने लगेगी। तो ये जो पीरियडिक वेरिएशन हो रही है साउंड की इंटेंसिटी में, हम इसको कहते हैं बीट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं द नंबर ऑफ बीट्स in 1 second. The number of beats in 1 second is called beat frequency. यानी 1 सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई, हम उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। थोड़ी बात समझें, देखें, अगर 1 सेकंड में एक मर्तबा साउंड हाई से हाई हुआ, एक मर्तबा साउंड हाई से फिर हाई पे आया, तो इसका मतलब है कि ये एक बीट प्रोड्यूस हुई। अगर 1 सेकंड में 2 मर्तबा साउंड जो है वो अपनी पीक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, साउंड का जो वेव का जो प्रोफाइल है, अगर वो 1 सेकंड में 2 मर्तबा अपनी पीक को क्रॉस कर रहा है तो हम कहेंगे 2 बीट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अगर 1 सेकंड में 3 मर्तबा आया है तो हम कहेंगे 3 बीट्स प्रोड्यूस हुए हैं। सो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? तो F1 माइनस F2, यानी अगर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 50 हर्ट्ज से, दूसरे साउंड की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 55 हर्ट्ज से, तो हम कहेंगे आप कितने बीट्स ऑब्जर्व करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी? तो आप कहेंगे भाई बीट फ्रीक्वेंसी 5 होगी। इसका मतलब है आप 1 सेकंड में 5 मर्तबा हाई इंटेंस साउंड सुनेंगे, ठीक है ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं बीट पीरियड। बीट पीरियड जैसे आप जानते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी आप अगर समझें कि अगर आपने यहाँ देखा कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब है आप 1 सेकंड में 5 मर्तबा हाई इंटेंस साउंड सुनाई देगा। बीट पीरियड का मतलब होता है कि एक पीक से दूसरे पीक में जाने के लिए कितना टाइम होगा, यानी इन 2 पीक्स तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम हमें लगेगा, उसको कहते हैं बीट पीरियड। तो सिंपली कहते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बीट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं बीट्स किसका रिजल्ट है, तो याद रखिएगा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है। और इसमें स्पेशल बात ये है कि 2 वेव्स जो हैं उनके बीच में फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी काम की बात, जो हमारा एयर है वो 7 बीट्स ठीक पर सेकंड को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर 7 से ऊपर होंगी तो हमारा एयर उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो ह्यूमन कैन डिटेक्ट 7 बीट्स पर सेकंड। 7 बीट पर सेकंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। 7 से अगर ऊपर होंगे तो फिर हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, बीट्स का फायदा क्या है? दीज आर यूज्ड टू ट्यून a musical instrument at desired frequency। देखें ये मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखें, ये सपोज करें मेरे पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, कोई पियानो है, इसको मैं सपोज करें 120 हर्ट्ज़ के साथ ट्यून करना चाहता हूँ, यानी इसको मैं चलाना चाहता हूँ, पर इससे जो मैं साउंड प्रोड्यूस करना चाहता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी 120 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 120 का लाउड स्पीकर की मदद से एक साउंड चला लूँगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 120। अब मैं इसमें साउंड प्रोड्यूस करूँगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़ नहीं होगी, सपोज कर लो थोड़ी कम होगी या थोड़ी ज़्यादा होगी, तो क्या प्रोड्यूस होंगी? बीट्स होंगी ना। पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 120 हर्ट्ज़ हो गई तो आप देखेंगे आप बीट्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो अगर बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 120 हर्ट्ज़ हो चुकी है। तो ये बीट्स की एप्लीकेशन है। अब आप इसको नोट करें तो इस पर कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, आप ये MCQs देख लें। बीट्स आर द स्पेशल केस ऑफ, तो हमने डिस्कस किया था बीट्स इंटरफेरेंस का स्पेशल केस है। दूसरा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बीट्स टू साउंड वेव हैव स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन देयर
फ्रीक्वेंसीज, यानी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अ टोन ऑफ 520 हर्ट्ज इज ट्यून विद द टोन ऑफ 525 हर्ट्ज, फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकंड्स। 1 सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी, तो आप बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, 225 माइनस 520 यानी 5, तो 5 बीट्स 1 सेकंड में होंगी। ये आपसे 2 सेकंड में पूछ रहे हैं, तो आप इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एन अननोन टोन विच ट्यून्ड विथ अ टोन ऑफ 50 हर्ट्ज 10 बीट्स आर प्रोड्यूस। यानी देखें, अगर 50 हर्ट्ज के साथ आपने ट्यून किया ना, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 510 होगी या तो 490 होगी। ठीक है, इफ इट इज ट्यून्ड, पर उसी को ही जब हमने 550 के साथ ट्यून किया तो 5 बीट्स प्रोड्यूस हुई, तो इसका मतलब होगा इसकी फ्रीक्वेंसी अब या तो 520 हर्ट्ज होगी या तो 510 होगी। तो हम वो वैल्यू उठाएंगे जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो है 510। दोबारा देख लें, इसके साथ जब हमने ट्यून किया तो 10 बीट्स प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 नंबर ऊपर भी हो सकती है, 10 नंबर नीचे भी, यानी 510 भी हो सकती है, 490 भी हो सकती है। पर जब हमने इसको ट्यून किया 515 के साथ तो 5 बीट्स प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब है इससे 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे, तो 5 नंबर ऊपर 520, 5 नंबर नीचे 510, तो दोनों केसेस में 510 कॉमन है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 510। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन अ टोन इज ट्यून्ड विद अ टोन ऑफ 230 इट प्रोड्यूस 5 बीट्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अगर 5 बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 235 भी हो सकती है, 225 भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, 2 sounds having wavelength 10 meter and 20 meter are tuned and produce 20 beats, find the स्पीड ऑफ साउंड्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला f1 माइनस f2, ये 20 है, और फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है, स्पीड अपान वेवलेंथ। स्पीड दोनों की सेम होगी क्योंकि मीडियम सेम है, 1/10 माइनस 1/20। यहाँ पे इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 200, एलसीएम इसका 20 होगा, तो ये 2 - 1 होगा, तो इसका मतलब है ये 20 = V/20, 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 400, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।